नहीं थी, क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज करना है कैसे, वर्क स्पेसेस देख ली थी, टूल मेन्यू देख लिया था हमने, वर्क फ्लो के ऊपर थोड़ी बहुत ही बात की थी, इतनी नहीं की थी, तो आज इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और प्लानिंग वीडियोस भी हो गया था हमारा, ए रोल हो गया था, और म्यूजिक भी हो गया था हमारा, और टेक्स्ट भी हो गया था हमारा। टेक्स्ट हमने, हाँ जी, टेक्स्ट भी कर लिया था। और ये भी हो गया था कि कहाँ से हम टेक्स्ट ले सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे जी इंशाल्लाह बी रोल से। और बी रोल क्यों ज़रूरी है? अच्छा, तो आज हम बी रोल से शुरू करेंगे और देखेंगे कि बी रोल क्यों ज़रूरी है। और मतलब ये क्या हो गया है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, उम्मीद है हो रही होगी। अच्छा, अच्छा, दो टाइप के बी रोल्स होते हैं हमारे पास। एक जो ये, हाँ जी, दो टाइप के बी रोल होते हैं हमारे पास। एक स्पोर्टिंग बी रोल्स हम उन्हें कहते हैं, और एक को कहते हैं सिनेमैटिक मोन्टाजेस जो होते हैं वो। तो जो क्या कहते हैं, स्पोर्टिंग क्लिप्स होते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं? मसलन अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ किसी भी फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से, तो कोई मैं चार्ट दिखा सकता हूँ उसके अंदर, स्पोर्टिंग बी रोल्स के अंदर। या जिस तरह मैं हिस्ट्री की वीडियोस जब बनाता हूँ तो उसमें यह है कि मैं मैप्स दिखा सकता हूँ। ये एनोटेशंस कुछ मसला कर रही हैं इनको। तो ये स्पोर्टिंग क्लिप्स एक हो गए हमारे पास, और एक एपिक सिनेमैटिक मोन्टाजेस हो गए। तो स्पोर्टिंग क्लिप्स मसलन कोई आपने मैप दिखा दिया, और फिर जो जो मैप है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कुछ चार्ट है, या जो भी आप बात कर रहे हैं उसके हवाले से कोई भी प्रूफ जो है वो आप दिखा सकते हैं बी रोल्स में ना। और बी रोल की पहली टाइप में। अब टाइप टू में आती हैं सिनेमैटिक मोन्टाजेस। इसमें होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा साउंड डिज़ाइन करते हैं, म्यूज़िक यूज़ करते हैं, कोई भी अपनी जर्नी को दिखाने के लिए, या इस तरह की कोई भी चीज़ ना। ठीक है, तो ये एक टाइमलाइन है जिसके अंदर, ये कल भी मैंने बताया था, ये ए रोल है। और इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा ये ऑडियोज़ पड़ी हुई हैं, ये छोटी-छोटी अगर आप देखें ये वाली यहाँ पर, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑडियोज़ हैं। ठीक है? तो अब आज हम इसको देखेंगे कि इनको हम कैसे असेस करते हैं और ये वो ना। अच्छा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि साउंड डिज़ाइन ए रोल की किस तरह होती है और बी रोल की किस तरह होती है। अगर आप साउंड डिज़ाइन देखें ए रोल की ना, तो ए रोल में ये होता है कि आपने कोई अगर म्यूज़िक डाल दिया है, मसलन कोई बोल रहा है, कोई स्क्रिप्ट है, उसके नीचे अगर आपने कोई म्यूज़िक डाला है, तो उसकी थोड़ा-सा वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हल्का कर देते हैं, और ताकि स्क्रिप्ट सुनाई दे, या जो ऑडियो है असल वो सुनाई दे। ये जो ऊपर नज़र आ रही हैं बड़ी-बड़ी सी, ये मैं 1 मिनट सिर्फ़ मुझे दीजिएगा ये। अच्छा, तो ए रोल की हम बात कर रहे थे, और ए रोल में अब जिस तरह ये वाली जो ऑडियोज़ दी गई हैं हमें, इसकी मैं बात कर रहा था कि कोई भी म्यूज़िक होगा, हम उसकी क्या कहते हैं, साउंड को कम कर देंगे ताकि जो स्क्रिप्ट है हमारा वो सुनाई दे। और बी रोल के जो क्या कहते हैं साउंड डिज़ाइन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। उसमें हम लोग काफ़ी साउंड इफ़ेक्ट्स यूज़ करते हैं, जिस तरह वूशेज़ हो गई, ठीक है? आपने कोई अगर पेपर पकड़ा हुआ है हाथ में, तो पेपर की आवाज़ हो गई, पेन
के लिखने की आवाज़ हो गई। तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे बी रोल के अंदर। और बी रोल क्यों डालते हैं और उसकी साउंड डिज़ाइन क्यों करते हैं कि उससे जो आपकी वीडियो का पूरा इफ़ेक्ट होता है या जो एडिटिंग है वो इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है कि उसकी कोई हिसाब-किताब नहीं है। मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने मनी हाइस्ट देखा था तो उसमें एक सीन था जिसमें बाइक स्टार्ट करता है कैरेक्टर जो है और बाइक को क्या कहते हैं किक मारता है, वो सेल्फ देता है और उसको रेस देता है और फिर जब चलाता है तो उसकी इतनी अच्छी साउंड डिज़ाइन हुई हुई थी कि अगर वो साउंड डिज़ाइन ना होता, उसकी कुछ यूट्यूब पे वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं, तो वो बहुत अजीब लगता। तो साउंड डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ताकि हमारी वीडियो जो है वो अच्छी हो जाए। तो ये एक रिसेंटली मेरी वीडियो थी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बी-रोल्स यूज़ हुए हैं जिसमें मैप्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अभी मैंने ये आप लोगों को बता दिया है कुछ ना कुछ इसमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। तो इसको ज़रा सिंपल कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या सीन है। ये कल मैंने बता दिया था आपको, ये हो गया। अच्छा, अब अगर आप देखें तो इसमें पिछली वाली स्लाइड में और इसमें थोड़ा-सा फ़र्क है और ये है कि हमने सिर्फ़ ए रोल का पहले साउंड डिज़ाइन किया हुआ है। ए रोल के साउंड डिज़ाइन में क्या हुआ हुआ है कि कुछ क्लिप्स हैं हमारे पास, ये कुछ क्लिप्स हैं। इनको हमने यहाँ पे पेस्ट किया जो कि पॉसिबली क्या है म्यूज़िक है कोई और उसका हमने क्या कहते हैं जो वॉल्यूम है वो कम कर दिया। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ इधर प्रीमियर प्रो में। अच्छा, अब उम्मीद है ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसमें हम इसको थोड़ा-सा छोटा करते हैं। हुँ। अब इसमें देखें ये जो साउंड डिज़ाइन हुई वो तकरीबन ऑडियो की 5-6 लेयर्स पर हुई, 8 लेयर्स पर बल्कि। मैं इसको कर सकता तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो अच्छा, अब इसमें हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं ज़रा अ, से सिर्फ 3 है। अच्छा, अब हम सिर्फ सिर्फ इस वक़्त जो है ना हम साउंड डिज़ाइन को देखेंगे और वीडियो को अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं हम लोग। तो इसमें आप देखें इसमें हमारे पास तकरीबन 8 लेयर्स हैं किसकी ऑडियो की ना। पहली लेयर जो है इसको हम लेबल भी कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल लेबल नहीं किया हुआ ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3, ऑडियो 4 के नाम से ये सेव हैं सारी। तो आप देखें कुछ पहली में यहाँ पर कोई एक साउंड है जिसके अंदर हम लोग इनको की फ्रेम्स कहते हैं, ये जो डले हुए हैं ना ये जो ऑडियो नीचे ज़्यादा हो रही है। तो इससे जो इफ़ेक्ट आता है वीडियो का मेरा ख़्याल से अगर मैं प्ले भी करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को शायद आवाज़ आए, तो वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और साउंड डिज़ाइन इसी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने अटेंशन ग्रैब करनी है। और सबसे ज़्यादा साउंड डिज़ाइन हम लोग करते हैं बी-रोल्स का शुरू के फर्स्ट 30 सेकंड्स में ताकि जो व्यूअर्स हैं उनकी अटेंशन ग्रैब हो सके। तो ये तो साउंड डिज़ाइन के पार्ट हो गया, इसमें हमारे पास एक ए रोल का साउंड डिज़ाइन होता है और एक बी रोल का साउंड डिज़ाइन होता है। अब साउंड डिज़ाइन में क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जिस तरह अभी यहाँ पर कुछ क्लिक्स यूज़ हुए हैं, जब जैसे ही कोई सीन चेंज होता है तो वो क्लिक सा एक आता है, ये अगर आप देखें यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक लेयर ऑफ हुई हुई थी, उम्मीद है वो मैंने ऑन नहीं की, एक ये वाली। और चलो वो तो इस जैसे ये कुछ भी चेंज हो रहा है तो उसके साथ म्यूज़िक भी चेंज हो रहा है और साथ क्या कहते हैं वो दूसरे वो आ रहे हैं। इसमें कुछ क्लिप्स मिसिंग है फ़िलहाल के लिए क्योंकि ये बहुत पुरानी वीडियो है मेरी। अच्छा, तो अब किधर गई है जी पावर पॉइंट?
अच्छा, ये तो हो गया हमारा साउंड डिज़ाइन का ना पार्ट। ये है पावर पॉइंट। अच्छा, अब पहली चीज़ जो हमने देख ली, इसमें ए रोल देख लिया, म्यूज़िक देख लिया, बी रोल देख लिया। बी रोल के मैंने आपको टाइप्स बता दी क्या-क्या हैं। और फिर हमने टेक्स्ट एंड टाइटल्स को कल देख लिया था। साउंड डिज़ाइन को थोड़ा-सा भी देखा है हमने, इंशाल्लाह हम मज़ीद भी इसे देखेंगे। अब साउंड डिज़ाइन की कुछ और मज़ीद चीज़ें मैं अभी फ़िलहाल आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, कि साउंड डिज़ाइन के लिए ना काफ़ी सारे रिसोर्सेज़ चाहिए होते हैं। जिस तरह वुशेज़ हो गई, ठीक है? और फिर क्या कहते हैं हमारे पास, बल्कि मैं आप लोगों को दिखा ही देता हूँ। मैंने एक अपनी अपनी फ़िलहाल लाइब्रेरी बनाई हुई है। मैंने साउंड डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। क्या कहते हैं वहाँ पे, वन ड्राइव का लिंक है। तो ये फॉली इफ़ेक्ट्स के नाम से तकरीबन कोई 1030 मेरे पास साउंड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इनमें अगर आप देखें तो अलार्म है, फिर उसके बाद बेल है। तो काफ़ी सारे जो जिस तरह कोई सीन चेंज हुआ है तो आपने उसकी जगह बेल डाल दी, या मोस्टली जो यूज़ होता है क्लिक यूज़ होता है। वुशेज़ जो होती हैं वो वुशेज़, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से साउंड शेयर हो जाए। अब जिस तरह अगर आप फ़र्ज़ करें कोई आपने शूट किया है सीन जिसके अंदर कोई गाड़ियाँ हैं जो चल रही हैं, तो उसका साउंड डिज़ाइन अगर आपने करना है तो ऑब्वियसली क्या होगा जी, वहाँ पर सिटी जो ट्रैफ़िक है उसको आप यूज़ करेंगे ना। तो ये एक सिटी ट्रैफ़िक का क्या कहते हैं, अ, ऑडियो सी है जो आप उसमें यूज़ करेंगे। गाड़ियाँ जा रही हैं, बिल्कुल स्मूथ सी अच्छी सी है। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा ये जिस तरह मैं क्लिक्स का ज़िक्र कर रहा था, कहीं पे आपने क्लिक किया है ये बार-बार, तो काफ़ी ज़्यादा साउंड डिज़ाइन्स यूज़ होते हैं। मैं पर्सनली इधर से भी यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन इधर से ढूँढना काफ़ी मुश्किल होता है। शुरू में मैं जिस तरह वुशेस की अभी मैं ज़िक्र कर रहा था, वो ये होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बी-रोल, जिस तरह अब डिजिटल डाटा काफ़ी दफ़ा आपने सुना होगा। नंबर्स जब चेंज हो रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, फ़िल्म्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये, ठीक है। फिर डोर, फिर इमरजेंसी, और ये काफ़ी एरर के कुछ फ़नी होते हैं, कुछ डिफरेंट्स होते हैं। तो इस तरह ये साउंड डिज़ाइन से आपकी वीडियो जो है वो यहाँ से उठ के यहाँ पर चली जाती है। उसका जो लेवल होता है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, अगर साउंड डिज़ाइन उसकी अच्छी होगी। और अगर साउंड डिज़ाइन अच्छी नहीं है, तो फिर उसका लेवल जो पहले था उससे भी वो गिर जाएगी। तो साउंड डिज़ाइन हमने अच्छे तरीके से करनी होती है, और ज़रा उसमें साउंड डिज़ाइन बाकायदा एक पूरा चैप्टर है। उसके लिए क्या कहते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कुछ अच्छी वीडियोज़ हैं यूट्यूब के ऊपर जो साउंड डिज़ाइन के अंदर हुई हुई हैं, वो आप देख लें तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास साउंड डिज़ाइन हो गया। अब हम आ जाते हैं ज़रा आगे। गूगल ड्राइव का लिंक मैंने आपके पास आप इसमें शेयर किया हुआ है आपके साथ, और ये लाइब्रेरी जो है ये मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ़ यूईटी की उसमें होगी, क्योंकि यूईटी की वन ड्राइव में पड़ी हुई है ये, क्योंकि यूईटी की वन ड्राइव जो है वो बाकी लोग एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो बाहर के जो लोग हैं उनको फ़िलहाल ये नहीं मिल सकेंगे। अच्छा, हमने साउंड डिज़ाइन की बात कर ली, अब हम कलर ग्रेडिंग के ऊपर आते हैं, और सिनेमैटिक बी-रोल भी कलर ग्रेडिंग उसमें यूज़ होती है, और साउंड डिज़ाइन भी होता है उसका। पहले हम कलर ग्रेडिंग देखेंगे। अच्छा, कलर ग्रेडिंग थोड़ी-सी नीचे चली गई है। अच्छा, कलर ग्रेडिंग आ गई। अब कलर ग्रेडिंग जो है वो भी अब वीडियोज़ के अंदर ना काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना। पहला पार्ट हो गया जी, आपने ए रोल एडिट कर लिया, फिर आपने म्यूज़िक अच्छा लगा लिया, फिर आपने बी रोल एडिट किया, उसका भी साउंड डिज़ाइन कर लिया अच्छा। अब आ जाती है आखिर पे कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, अगर आपकी कोई प्रोडक्शन जो है वो ज़रा बड़ी है, और अगर के इवन कि अगर आप व्लॉग्स भी बना रहे हैं या कोई वैसे स्टोरी बता रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मूड चेंज करती है कलर ग्रेडिंग ना।
फ़िल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। अब अगर फ़र्ज़ कर लें ये एक पिक्चर है, जिसके अंदर हमें पता लग रहा है जी अच्छा ये कुछ ट्रीज़ है, कोई सिटी है जिसकी ये शॉट है। आई थिंक सो ये बालाकोट था शायद। तो इसका अगर आपने मूड ज़रा चेंज करना है कि यार ये अभी इस इलाके में ज़रा ठंड सी है और ज़रा ठंडा-सा मौसम हुआ हुआ है, तो वो कलर ग्रेडिंग से हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पर आराम से हो गया। या आपने उसको ब्लूइश टोन्स कर दी हैं, कुछ चीज़ें हाइलाइट कर दी हैं। तो कलर ग्रेडिंग जो है वो टोन काफ़ी ज़्यादा सेट कर देती है और आपकी जो वीडियो की लुक्स होती हैं एस्थेटिकली वो बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो ये मूड को सेट करती है। कलर ग्रेडिंग करते किस तरह हैं वो उसके ऊपर अभी हम आ जाते हैं फटाफट से। अब अगर आप फ़र्ज़ करें यहाँ पर देखें इस पिक्चर में तो कोई डेप्थ नहीं है इसमें। ये वाली जो क्या कहते हैं ऑरेंज लाइट, ये इतनी ज़्यादा विज़िबल नहीं है। मेरे चेहरे का जो कलर है वो भी कोई ख़ास अच्छा नहीं है, ठीक है? तो ज़रा थोड़ी-सी कलर ग्रेडिंग की है तो उससे क्या कहते हैं एक ज़रा पिक्चर की जो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी है वो ज़रा बेहतर हो गई, काफ़ी बेहतर हो गई है पहले से। और ये जो व्हाइट स्पॉट है इसको हम कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन लॉस हो गई है। कलर ग्रेडिंग के लिए ज़रूरी है कि आपकी फुटेज अच्छी हो और ये वाली जो फुटेज थी ये एक मिनट कलर ग्रेडिंग के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो फुटेज है वो रॉ में हो, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है मतलब अगर रॉ में होगा तो अच्छा होगा, 4K हो तो और अच्छी बात है। 4K हो तो अच्छी बात है। ये जो फुटेज थी ये 1080 थी और आई थिंक सो किसी अच्छे कैमरे से भी नहीं बनी हुई थी। तो ये जो है इस वज़ह से ये वाली जो हमारे पास आ रही है क्या कहते हैं ये वाली डिटेल्स जो हैं ये उड़ गई हैं। तो ये इसको हम लोग वॉश्ड आउट लुक कहते हैं कि इधर से डिटेल्स गायब हो गई हैं। तो कलर ग्रेडिंग में हमने एक चीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप कलर ग्रेडिंग तो करें, लेकिन उसके अंदर से जो डिटेल्स हैं वो ख़राब ना हो। तो कलर ग्रेडिंग के ऊपर अब आ जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कलर ग्रेडिंग करते किस तरह? हम लोग कोई एक एडजस्टमेंट लेयर लगा लेंगे। एडजस्टमेंट लेयर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ लगा के। अच्छा, बल्कि पहले इसको यहाँ से। अब उम, मैंने एक वैसे इधर की थी, अगर नज़र आ जाए तो। हाँ, यही वाली पिक्चर अभी हम देख रहे थे और ये बहुत फ़िलहाल अजीब-सी हुई है। अच्छा, अब ठीक हो जाएगी। तो इसके अंदर हम लोग फ़िलहाल कलर ग्रेडिंग देख लेते हैं। अब कलर ग्रेडिंग करनी है तो आप ना इधर इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में आ जाएँ और यहाँ से आपको लुमेट्री प्रीसेट्स के नाम से इफ़ेक्ट मिल जाएगा, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग फ़िलहाल कलर में आएँगे, कलर की टैब में और वहाँ से कलर ग्रेडिंग करेंगे। अच्छा, ये है कि आप प्रीमियर प्रो में अपनी कलर्स की टैब भी बना सकते हैं। मतलब अपनी टैब बना सकते हैं जिसके अंदर कलर के पहले से ऑप्शंस हों। तो अभी फ़िलहाल हम आ गए हैं कलर की टैब में ना, तो मैं जो है वो इसको ऑफ कर दिया मैंने, ज्योमेट्री कलर को ना यहाँ से लेट मी चेक ये। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपने बेसिक करेक्शन करनी है। अब बेसिक करेक्शन क्या है? बेसिक करेक्शंस में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, तो हम लोग कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। बल्कि इसको मैं छोटा ही कर लूँ तो बेहतर है। अच्छा, लूमेट्री कलर है। लूमेट्री कलर में आपके पास क्या कहते हैं ये होता है कि जो आपने कलर ग्रेडिंग करनी है वो उसमें कर सकते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा आप लेयर्स लगा सकते हैं। तो मेनली ये हम करते हैं कि हम लोग एक एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं यहाँ से, एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं और उसको ये यहाँ पे आप आ जाएँ, ये और सीक्वेंस तो कल मैंने आपको बता दिया था। ये यहाँ से आएँगे और ये एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर आप लेंगे वो आपसे पूछेगा जो आपकी जो प्रोजेक्ट का साइज़ होगा वही वो एडजस्टमेंट लेयर उसकी बनाएगा। एडजस्टमेंट लेयर को आप इस तरह इमेजिन करें कि ये जो लेयर है ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट लेयर है और आप इसके ऊपर कुछ भी काम कर सकते हैं कलर ग्रेडिंग का, ठीक है? अगर आपने कलर ग्रेडिंग ऑफ करनी है तो वो उसके ऊपर से ऑफ हो जाएगी, ठीक है? तो अब आपने एडजस्टमेंट लेयर ले ली और फिर आपने एडजस्टमेंट लेयर क्या की यहाँ पर पेस्ट कर दी, ये जिस तरह एडजस्टमेंट लेयर पेस्ट हुई हुई है। ठीक है। अभी मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ आप लोगों के लिए सीक्वेंस सॉरी। अच्छा, ये वीडियो एडिटिंग का एक सीक्वेंस बना लिया हमने और हम लोग आ जाते हैं इसमें से ये हमने
अच्छा, वो एडजस्टमेंट लेयर पेस्ट करनी है। ये एडजस्टमेंट लेयर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है। अच्छा, अब एडजस्टमेंट लेयर के नीचे ऑब्वियसली कोई इमेज भी होनी चाहिए, और इमेज फिर हम लोग आई थिंक सो मैंने इधर रखी थी कोई उम, कोई फ़िलहाल के लिए कोई भी इमेज ले लेते हैं, वो मुझे काफ़ी ढूँढनी पड़ेगी फिर। अच्छा चलो, अ, इमेज टाइप वाला किधर गया? ये वाली इमेज थी। तो ये हम इमेज ले लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब हम आ गए एडजस्टमेंट लेयर में और हमने इमेज ले ली। अब आपके पास 2 तरीके वो ये हैं कि एक तो आप इसको ऑटो पे कर दें। ऑटो पे ऑब्वियसली आपको नीचे वाली उस पे रख के करना पड़ेगा, तो तब वो सेट करेगा। लेकिन अभी हमें पता लग रहा है जी इसका एक्सपोज़र उसने काफ़ी ज़्यादा कम कर लिया है, हाइलाइट्स काफ़ी ज़्यादा कम कर दी हैं। तो कभी-कभार अच्छा काम करता है ये ऑटो वाला फ़ीचर, कभी-कभार नहीं करता, तो वो आपको अपनी मर्ज़ी से। अब मुझे देख के इस इमेज में पता लग रहा है यार बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स हैं ये चेहरे पर बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ जी, इसका मैं थोड़ा-सा एक्सपोज़र कम कर दूँगा, ठीक है? थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया, और फिर मैं थोड़ी-सी हाइलाइट्स कम कर दूँगा, थोड़ा-सा कंट्रास्ट ज़्यादा कर दूँगा, और फिर शैडोज़ थोड़े से ज़्यादा, वाइट्स थोड़े से कम, और मतलब कलर ग्रेडिंग की बेसिक सेंस आपको पता होनी चाहिए। फिर टेम्परेचर आपने किस हवाले से रखना है, थोड़ी-सी इसको हम लोग ब्लूइश टोन की तरफ लेकर जाएँगे, पर्पल। अच्छा, अब ये बेसिक करेक्शंस आपको ना हर एक उसमें करनी पड़ेंगी। अब मैं आपको एक ज़रा एक शॉर्टकट बता देता हूँ जो ऑब्वियसली जिसको नहीं आती कलर ग्रेडिंग इतनी ज़्यादा करती, तो हम लोग फिर ना प्रीसेट्स यूज़ करते हैं कलर ग्रेडिंग के अंदर, जिसको हम कहते हैं, वो क्या है जी, वो लट्स है। लट्स यूज़ करते हैं हम लोग। लट्स प्रीसेट्स होते हैं कुछ, और वो हमें कहाँ पे मिलते हैं, ये क्रिएटिव की जो टैब है यहाँ पे मिल जाते हैं, जिनको हम लुक्स लुक्स भी कहते हैं लोग। तो अब अगर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इधर फ़ोकस करिएगा, बल्कि इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, ये अब ना, ये अगर आप ये लुक को देखिएगा, ये लुक चेंज हो रही होगी, और यहाँ पर हमारे जो इफ़ेक्ट है वो चेंज हो रहा होगा ना, ठीक है? तो ये नेक्स्ट लुक आ गई। ये देखें लुक्स चेंज हो रही हैं, और उस हिसाब से कलर्स भी चेंज हो रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इस ये पिछली वाली लुक काफ़ी अच्छी थी, ये वाली, जिसको हम एडएक्स ये कहेंगे। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हो गई है इमेज पहले की निस्बत। तो हाँ, ज़्यादातर प्रीसेट्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं यूट्यूब से, और यूट्यूबर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रीसेट्स देते भी हैं। कुछ मैंने भी आपको दिए हैं प्रीसेट्स, जो लिंक है आखिर में, पावर पॉइंट का वो है, और बल्कि मीटिंग के डिस्क्रिप्शन में भी थे। तो अगर आप, फिलहाल हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बेसिक एडजस्टमेंट की है, और क्या कहते हैं, हमने एक लट लगाई है, तो उससे काफ़ी बेहतर हो गई है। तो इंटेंसिटी आप ब्लड की ज़्यादा कर लें, कम कर लें, उससे मतलब आपकी, और फिर इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं। कर्व एडजस्टमेंट है, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसको हम छोड़ छोड़ देंगे। कभी-कभार आपने अगर किसी चीज़ का कलर चेंज करना है वीडियो में, वो हम इधर एचएसएल सेकेंडरी से कर लेते हैं, ठीक है? मैं बिल्कुल भी आपको इसके बारे में नहीं बताऊँगा, बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ये। बट ये है कि आप किसी भी कलर को सेलेक्ट करते हैं, और ये यहाँ से आकर आप उसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है? कलर ग्रेडिंग एक अलग से टॉपिक है, अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें कवर करनी है। तो अच्छा, अब ये आखिर में विंटेज है, ये आपको क्या कहते हैं, इस तरह राउंड कॉर्नर्स दे देगा, और ताकि आपका जो फ़ोकस है वो मेन सब्जेक्ट पर हो वीडियो के अंदर। तो आप देख लें, पहले ये थी इमेज, फिर ये हो गई है, कितनी बेहतर हो गई है इमेज। तो इसके अंदर ऑब्वियसली आप जितना टाइम लगाए, अभी जिस तरह मैंने ये बात की कि ये वाली जो है बिल्कुल वॉश्ड आउट हुई हुई है लुक, तो ये नहीं होनी चाहिए। ये आपको प्री एडिट में भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर फ़ोकस करना पड़ता है कि आपकी लाइटनिंग कैसी है, और फिर उसके बाद जब आप एडिट कर रहे होते हैं कि आप ओवर एडिट ना कर दें उसे। तो ये तो था कुछ एडिटिंग के बारे में, कलर ग्रेडिंग के बारे में। तो कलर ग्रेडिंग में सबसे पहले हमने एडजस्टमेंट लेयर लगा ली, फिर उसके बाद हमने लियोमेट्री कलर में आए, हमने उसकी बेसिक करेक्शन कर ली। आप टेम्परेचर उसका सेलेक्ट करें, आपने उसकी फ़ील जो है वो कोल्ड रखनी है या वार्म वार्म फ़ील रखनी है। फिर एक्सपोज़र हो गया, कंट्रास्ट, हाइलाइट्स, ये ज़्यादातर लोग इससे वाकिफ़ ही होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग लुक्स की मैंने बात कर ली, ठीक है? लुक्स
जो आप लगा सकते हैं, जिनको हम लट्स कहते हैं, उनके प्रीसेट्स मैंने गूगल ड्राइव का लिंक दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अगर यूज़ करने हुए तो कर लीजिएगा। प्रीसेट्स काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो भी दे देते हैं, अगर आप मैंने यूट्यूबर्स भी कुछ मेंशन किए हैं जो कलर ग्रेडिंग सिखाते हैं। कलर ग्रेडिंग नहीं, प्रीमियर प्रो में एडिटिंग सिखाते हैं, ऑब्वियसली कलर ग्रेडिंग भी सिखाते हैं, तो वो फिर दे रहे होते हैं काफ़ी सारे लट्स फ्री में। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए। वो ये कि आपको अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से वीडियो एडिट करनी होती है। अगर स्क्रिप्ट नहीं होगा तो फिर आपको ज़रा एडिटिंग में मुश्किल होगी। अच्छा, फिर उसके बाद बी रोल जो है वो अगर आप क्या कहते हैं अच्छी एडिशनल फुटेज उसमें डालें, इमेजेस यूज़ करें, स्ट्रॉन्ग विजुअल्स यूज़ करें तो वो बहुत अच्छी आपकी वीडियो बन जाती है। मसलन अगर आप किसी मैप के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो मैप दिखाएँ आप। ठीक है? तो वो जब आप मैप दिखाएँगे तो वो काफ़ी अच्छा विज़ुअल आ जाएँगे। जिस तरह अगर हम फ़र्ज़ करें सल्तनत उस्मानिया की बात कर रहे हैं तो उसका आप मैप दिखा दें वहाँ पे। तो लोगों को पता लग जाएगा भाई अच्छा ये मैप है, तो उनकी जो अटेंशन है वो भी कायम रहेगी और जो समझना है वो भी ज़्यादा हो जाएगा अच्छा उनके लिए। अच्छा, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं आगे और जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आप जब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी एडिट के ऊपर, आपने 1 दिन लगा दिया, 2 दिन लगा दिए, कभी-कभार हफ़्ते लग जाते हैं, 2-2 हफ़्ते लग जाते हैं। तो आपको अपनी एडिट बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, ज़ाहिर-सी बात है। अच्छा, तो आपने किसी एक को अपनी एडिट ज़रूर दिखानी है, वो उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करें कि कैसी हुई है, अच्छी बनी है, नहीं बनी। फिर उसके बाद आप उसको पब्लिश करें लोगों का ओपिनियन लेंगे तो तभी आप क्या कहते हैं अच्छे हो सकते हैं। मैं जो एडिट करता हूँ तो मैं अपने दोस्तों को भेज देता हूँ लिंक प्राइवेट करके सिर्फ़ लिंक से व्यू होता है। तो कुछ दोस्त देख लेते हैं, वो बता देते हैं क्या चेंजेज़ मुझे करनी चाहिए, तो वो करके फिर उसको मैं दोबारा से क्या कहते हैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अच्छा, तो ये तो हो गई जी उसकी बात। अब कल हमने थोड़ी-सी बात की थी ट्रांज़िशंस की और ट्रांज़िशंस की तो आज हम लोग थोड़े बहुत इफ़ेक्ट्स और एनिमेशंस की बात करेंगे। तो इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कल मैंने उधर से बताया था आपको ऑडियो इफ़ेक्ट्स डलते हैं और वीडियो इफ़ेक्ट्स डलते हैं, ठीक? ये हो गया जी ऑडियो इफ़ेक्ट्स हो गए और वीडियो इफ़ेक्ट्स हो गए। ठीक है। इसी तरह ही वीडियो ट्रांज़िशंस भी थी, कल हमने 2 ट्रांज़िशंस देखी थी, कुछ मैंने आपको बता दिया था। अब मैंने बताया था उस वक़्त आप अपनी भी ट्रांज़िशंस बना सकते हैं, तो वो कैसे बना सकते हैं वो आज हम देखेंगे ज़रा। अब इसका नाम है एनिमेटेड स्केलिंग ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, यही ज़्यादातर यूज़ होती है। तो हम ऐसा करते हैं कोई एक इधर से अभी कुछ कोई भी उठा लेते हैं मैप ये वाला मैप उठा लेते हैं चलो। मसलन आप किसी मैप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? अब हमारी एडजस्टमेंट लेयर हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको भी उड़ा देते हैं यहाँ से। अच्छा, आपका ये मैप आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखिए ये वाला मैप जो है ये पूरी स्क्रीन पर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कट भी रहा है, तो वो ऑब्वियसली कट रहा है। तो इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं हमारे पास, एक होता है फिट टू स्केल मैंने तो उसका शॉर्टकट रखा हुआ है, ये सेट टू फ्रेम साइज़, स्केल टू फ्रेम साइज़। अच्छा, अब सेट टू फ्रेम साइज़ से ये होगा कि वो सेट हो जाएगा उसके अंदर ही। ठीक है? उसका जो स्केल है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है? स्केल छोटा होगा तो जो इन्फॉर्मेशन है, जो इमेज के अंदर पिक्सेल्स हैं वो ख़त्म लॉस्ट नहीं होगी उनकी इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर आप स्केल टू फ्रेम साइज़ करेंगे, तो उसका स्केल तो उतना ही रहा है, तो थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें वो लॉस्ट हो जाती है हमारे पास ना, ठीक? तो ज़्यादातर यूज़ करना ये चाहिए सेट टू फ्रेम साइज़ करना चाहिए, तो इसका मैंने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है Alt Q के नाम से। अब ये मैंने एक मैप लगा दिया है यहाँ पर। मैं चाह रहा हूँ कि भई ये जैसे-जैसे प्ले हो ना हमारे पास, तो ये मैप जो है वो एनिमेट हो, ज़ूम इन हो थोड़ा-सा। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो ये एक स्केल का अगर आप देखें यहाँ पर, स्केल के साथ एक छोटा-सा ये क्लॉक सा बना हुआ है और उसके आगे कुछ वैल्यू लिखी हुई है 64.6 ठीक है? तो ये क्या है? ये बेसिकली एनिमेशंस हैं, अगर आप इनको देखें ना ये। आपने स्केल को इस क्लॉक को ऑन कर लिया, ये एनिमेशन की क्लॉक हो गई, ठीक है? और आप अपने कर्सर को आगे ले जाएँ, ठीक है? यहाँ तक आपने एनिमेशन लगानी है। अब ये एनिमेशन जो है आप जब इसको क्या कहते हैं, जो एनिमेशन चाहिए मसलन मैं चाह रहा था ज़ूम इन हो जाए, तो ज़ूम इन हो गया ये। अब जब मैं प्ले करूँगा तो क्या देखिएगा ये ज़ूम इन हो रहा है, ठीक है? अब मैं चाह रहा हूँ जी ये ब्लैक बार्स ना आएँ, ये अच्छी नहीं लग रही इसके पीछे, तो हम क्या करेंगे कोई भी एक स्टॉक फ़ोटो लेंगे पेपर की, उसके नीचे पेस्ट कर देंगे, तो आप देखें ये इस तरह ये उसके अंदर ज़ूम हो रहा है।
ठीक है, अब एनिमेशंस के ऊपर भी हम काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर सकते हैं इसके अंदर। ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं कि हम हमारी एनिमेशन चलेगी किस तरह, वो इन कैसे होगी, उसका आउट कैसे होगा। ये अगर मैं दिखाऊँ तो ये आपके पास ये वाले की फ्रेम्स होते हैं, ठीक है? ये जो 2 छोटे-छोटे अगर आपको नज़र आ रहे हों, ये वाला जो है इसको हम की फ्रेम कहते हैं और हम की फ्रेम को एडजस्ट करके एनिमेशन की टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं, वो किस तरह आएगी वो एडजस्ट कर सकते हैं। मसलन क्या सेट कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। लीनियर है, ईज़ इन होनी चाहिए, ईज़ आउट होनी चाहिए। ईज़ इन से होगा जी, क्या हो जाएगा कि आपकी जो एनिमेशन है वो बड़े अच्छे स्मूथ तरीके से इन हो रही है। ये वाला देखें आप। अच्छा, अब इसको आप इन कर्सर्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं देखें। तो ये एनिमेशंस के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं कि अब ये बड़े स्मूथ तरीके से इन होगी उसमें। ये देखें। अच्छा, ये तो एनिमेशंस की हम लोगों ने बात कर ली कुछ और ये वीडियो वाला किधर चला गया? तो ये स्केल की एनिमेशन अभी हमने फ़िलहाल लगाई है। इसी तरह हम पोज़ीशन की भी एनिमेशन लगा सकते हैं, ओपेसिटी की एनिमेशन लग सकती है, रोटेशन की लग सकती है। ये जो जितनी भी क्लॉक्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ से आप इनसे एनिमेशंस बना सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये तो होगी एनिमेशन की बात। ये एनिमेटेड स्केलिंग हमने अभी फ़िलहाल देख ली और साथ ही हमने देख लिया की फ्रेम्स को यूज़ कैसे करना है, ठीक? अब की फ्रेम्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन ये बस जान लें की फ्रेम्स होते हैं जिनसे एनिमेशंस बनती हैं और एनिमेशंस किस तरह आएँगी, वो ईज़ इन होंगी, ईज़ आउट होंगी और लीनियर होगी, किस तरह की होगी, वो सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब एनिमेशन के भी मसलन अब देखें हमने सिर्फ़ एक एनिमेशन लगाई है और उसके अंदर हमारा इतना टाइम ज़्यादा लग गया, ठीक है? तो एनिमेशन के अब क्या होते हैं प्रीसेट्स बने होते हैं। एनिमेशन के ये प्रीसेट्स होते हैं। मैं अभी आपको कुछ प्रीसेट्स दिखा देता हूँ जो मेरे पास हैं। जो मैंने कुछ अपने जिस तरह अब ये वाला था ना, ये वाली हमने एनिमेशन बनाई तो हम इसको एज़ एन प्रीसेट भी सेव कर सकते हैं कि ये आपकी अपना जो ज़रूरत है उस हिसाब से हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया ना। अभी हमने ये वाली एनिमेशन बनाई थी, ठीक है? और ये स्केल की थी ना इसमें एनिमेशन। अगर आपने अब ये हम लोग दोबारा इफ़ेक्ट्स में आ जाते हैं। ये इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास। इसमें आएँ तो ये देखें कुछ प्रीसेट्स पड़े हुए हैं। अब प्रीसेट्स में क्या है, जिस तरह हमने कलर ग्रेडिंग की है, हम उसी का प्रीसेट्स बना सकते हैं। अब ये देखें ये उस्मान के नाम से एक प्रीसेट बना हुआ है और ये मोस्ट प्रोबेबली जो उस्मान की वीडियो थी उसके लिए मैंने बनाया था। तो ये प्रीसेट आपने कैसे बनाना है, बहुत आसान है। जस्ट आप यहाँ पर आए और आई थिंक सो यहाँ से सेव प्रीसेट, ठीक है? सेव प्रीसेट को आप क्लिक करेंगे तो वो आपका प्रीसेट का नाम पूछेगा और वो सेव हो जाएगा, ठीक है? उस तरह। अच्छा, अब ये प्रीसेट में कुछ एनिमेशंस मैं आपको दिखा देता हूँ। अ, अब ये देखें ये वाली जो इसमें इन आउट के अंदर दी गई हैं एनिमेशंस, ग्लिच की हैं ये सारी। आपका जो वीडियो होगी वो थोड़ी-सी ग्लिच हो जाएगी। ग्लिच की एनिमेशन है। फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एनिमेशंस इसमें मैंने इंस्टॉल की थी। इंस्टॉल नहीं मतलब वो प्रीसेट्स जो बाकी लोगों ने बनाए होते हैं वो शेयर कर देते हैं आपके साथ तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अक्सर औक़ात आप अपनी एक दफ़ा बनाएँ एनिमेशन और उसको बार-बार यूज़ करते रहें यहाँ पर। तो ये अब देखें ये ब्लर की एनिमेशन है। अगर हम इसके अंदर एक यूज़ कर ही लेते हैं चलो। तो सा हल्का-सा ब्लर हो गया अब ये। अब ये गॉसियन ब्लर से थोड़ा-सा ज़्यादा ब्लर हो जाएगा, ठीक है? तो वो आप मतलब ये कि एनिमेशंस के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। जितना टाइम ज़्यादा लगाएँगे उतनी अच्छी एनिमेशन होगी, तो टाइम अगर ज़्यादा नहीं लगाना तो आप ये है कि प्रीसेट्स डाउनलोड कर लें और प्रीसेट डाउनलोड कहाँ से होते हैं? 2 साइट्स मैंने आपको बताई थी एक मिक्स कुछ करके थी, वो उसका दिया है मैंने लिंक भी दिया हुआ है। और दूसरी ये थी कि आप यूट्यूब के जो वीडियोज़ होती हैं उसमें वो लिंक देते हैं। मैंने भी कुछ आपको दिए हैं प्रीसेट आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उनसे बस आप खेलना शुरू करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा भई क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं इसमें। अच्छा, कलर ग्रेडिंग हमने देख ली, ये नीचे से क्यों नहीं जा रही है? अच्छा, कलर ग्रेडिंग हमने देख ली है और क्या चीज़ें हो गई? अच्छा, ट्रांज़िशंस हमने कल देख ली थी। अच्छा, ट्रांज़िशंस जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ग्लिच की ट्रांज़िशन है, ठीक है? ग्लिच की ट्रांज़िशन
अब डाउनलोड हो जाती है। आप एडोबी प्रीमियर प्रो ग्लिच ट्रांजिशन प्रीसेट्स लिखें गूगल के ऊपर तो आपके ऊपर आ जाएंगे। आपको कभी भी ज़रूरत नहीं है कि आप स्क्रैच से काम करें। फेड इन आउट तो ये उसके अंदर ही है। अच्छा, अब चलें मैं मास्किंग का आपके थोड़ा सा बता देता हूँ, और ज़ूम इन एंड आउट को भी हम चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी अभी हमने जो एनिमेशन की है ना वो स्केल की, वो ज़ूम इन एंड आउट आप समझें उसे। ठीक है, आप स्केल उसका ज़्यादा कर रहे थे तो वो ज़ूम इन हो रहा था, और अगर आप उसका स्केल कम कर देंगे तो वो ज़ूम आउट हो जाएगा ऑब्वियसली। तो मास्किंग हो गई, ठीक है। आप ये 2 मैंने कल आपको दिखाई थी, प्रीमियर कंपोज़र और प्रीमियर स्टूडियो। प्रीमियर कंपोज़र और प्रीमियर स्टूडियो कुछ एक्सटेंशंस हैं एडोबी की जो लोगों ने बनाई हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एनिमेशन पर्पसेस ना। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, एक मास्किंग मैंने आपको दिखानी है और एक क्या दिखाना है मैंने, चलें मास्किंग अभी हम देख लेते हैं। चलें फ़िलहाल अभी हम एक मास्क ड्रा करते हैं कि भई ये जो इजिप्ट है ना, बिल्कुल रफ़ सा मास्क ड्रा कर लेते हैं कि ये इजिप्ट वाली सिर्फ़ वीडियो आए इसके अंदर, ठीक है। ये मास्क मैंने वहाँ से इफ़ेक्ट्स कंट्रोल पैनल से सेलेक्ट किया और इसको यूज़ किया ना, ठीक है। अब मास्क के ऊपर होनी चाहिए ये वीडियो। हुँ, हुँ। तो आप देखें वो वाली अब इजिप्ट जो है वो गायब हो गया। अगर मैं इसके अंदर से इसको उठाऊँ तो ये जो सिर्फ़ ओहो! गलत वीडियो डिलीट हो गई है। कंट्रोल शिफ्ट सी। तो आपकी जो वीडियो पड़ी हुई है ऊपर, जिस तरह मैं अभी इसको उठा के ऊपर कर दूँगा, या अगर चलें मैं इसको डिलीट ही कर दूँ पूरा, और ये मास्क था ना हमारा, इधर किधर गया मास्क? अच्छा, हमने मास्क दूसरी उस पे बनाया है आई स्टॉक के ऊपर। तो मास्किंग से ये होता है कि ये वाला मास्क है ना हमारा, एक तो मास्क को आप क्या कहते हैं एनिमेट भी कर सकते हैं। चलो दोबारा बना लेते हैं, मास्क ये गलत लेयर के ऊपर बन गया था। मास्किंग से आप किसी भी जो पार्ट है ना वीडियो का, उसको निकाल सकते हैं या उसको ऐड कर सकते हैं उसमें। ये जिस तरह अभी मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ ये जो इजिप्ट है ये शो, तो ये हमारे पास सिर्फ़ इजिप्ट शो हो रहा है अब, ठीक है? तो ये मास्किंग है। अब मास्किंग में भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है हमारे पास, इसका फेदर हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी ओपेसिटी ये होती है कि आप क्या कहते हैं कितना, ये देख लें ओपेसिटी, ठीक है? और फेदर ये है कि ये कितना इसका साइड से ब्लर होगा या किस तरह उसके एजेस आ रहे होंगे, ठीक है? इसमें ब्लेंडिंग मोड्स की भी अब सारी अलग कहानी है। अच्छा, अब इन्वर्ट से ये होगा कि सिर्फ़ ये नज़र नहीं आएगा, उसके अलावा सारी चीज़ें अब क्योंकि हमने फेदर इसका काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है, तो इसको इस वज़ह से इस तरह हो रहा है। ये देखें। तो ये मास्किंग हो गई, ये मास्किंग बस मेरा मकसद ये है कि ओवरव्यू आपको देता जाऊँ क्या-क्या चीज़ें हैं। बाकी अगर आपने उसको मज़ीद देखना है तो आप यूट्यूब से देख भी लीजिएगा, कोई उसमें इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये हमने मास्किंग देख ली और ज़ूम इन, ज़ूम आउट हो गया था। हाँ, अब प्रीमियर कंपोज़र और वो थी। अब देखें विंडोज़ में आप आए, आप एक्सटेंशंस में आए तो मैंने हुँ, अच्छा चलो ऐसे ही कर लेते हैं। विंडोज़ में मैंने कुछ एक्सटेंशंस इसमें इंस्टॉल की हुई हैं। एक्सटेंशंस आपको इंस्टॉल करनी पड़ती हैं प्रीमियर प्रो में। इसमें प्रीमियर कंपोज़र के नाम से एक्सटेंशन है और प्रीमियर स्टूडियो के नाम से है। प्रीमियर स्टूडियो लॉगिन करने वाली है तो मैं आपको फ़िलहाल कंपोज़र ही दिखा देता हूँ। अब जिस तरह हमने कल बात की टेक्स्ट की, तो इसमें आप देखें आपको काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट दिए गए हैं। इसको उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। अच्छा, अब टेक्स्ट काफ़ी सारे दिए गए हैं आपको। इसके अंदर हम मज़ीद आ जाते हैं तो हमारे पास ट्रांज़िशंस भी हैं, प्रीसेट्स भी हैं टेक्स्ट के, टेक्स्ट बॉक्सेस के प्रीसेट्स हैं, ट्रांज़िशंस के प्रीसेट्स हैं, सोशल मीडिया, एलिमेंट्स और साउंड। साउंड अब साउंड में आए तो आपको देखें इसके अंदर साउंड्स भी दी गई हैं, वुशेस दी गई हैं, और ये देख लें आपको आवाज़ भी आ रही होगी। ये माउस क्लिक था। तो आप अगर प्रीमियर कंपोज़र इंस्टॉल कर लें तो आपको ये जो ऑब्वियसली ये जो लाइब्रेरी थी मेरे पास बहुत पुरानी है फ़िलहाल, और इसमें से कभी-कभार यूज़ करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो काम है वो प्रीमियर कंपोज़र या प्रीमियर स्टूडियो से ही मुझे मिल जाती हैं, जो अगर मैंने यूज़ करनी है कोई साउंड यूज़ करनी है, कुछ एलिमेंट्स यूज़ करने हैं या कुछ भी ट्रांज़िशंस लगानी है, तो ज़्यादातर उधर से मिल जाती हैं। तो ये हो गया जी अप्लाइंग ट्रांज़िशंस, प्रीमियर कंपोज़र, प्रीमियर स्टूडियो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, और
ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? अच्छा, हाँ, अब आ जाते हैं हम एक्सपोर्ट करना अपने प्रोजेक्ट को ना। मसलन आपने एक्सपोर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, चलो हम ये वाली वीडियो एक्सपोर्ट करते हैं फ़िलहाल ना, थोड़ी मतलब जिसका, तो आप फाइल में आए और इधर ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट का, ठीक है? एक्सपोर्ट मीडिया। अब इसका आप शॉर्टकट देख लें क्या लिखा हुआ था? ओके, कंट्रोल एम था शॉर्टकट। तो आपको बार-बार इस तरह फाइल में जाके उसको कंट्रोल एम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास यार ये फ़लस्तीन के ऊपर थी वीडियो, अभी हमने इसकी वो भी काफ़ी सारी ऑफ की हुई है, तो फ़िलहाल हम इसको सिर्फ़ यहाँ से रख लेते हैं। अच्छा, अब एक्सपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स हैं, एक्सपोर्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा देखें अभी कितना है साइज़, तकरीबन 2 जीबी का है ना। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शन दी गए हैं। अभी आउटपुट नेम आप चेंज करें, आउटपुट नेम चेंज करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि कहाँ पर आपने सेव करनी है फ़ाइल, ठीक है? और एक्सपोर्ट वीडियो करनी है, ऑडियो करनी है, दोनों आप चेक कर दें। अगर सिर्फ़ ऑडियो एक्सपोर्ट करनी है तो आप ऑडियो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो आपकी सेटिंग्स की कुछ समरी देता है, आपको कहाँ पर एक्सपोर्ट हो रही है। तो अभी हम देख लेते हैं हमारे पास क्या सेटिंग के ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो सीक्वेंस साइज़, कल भी मैंने ज़िक्र किया था सीक्वेंस साइज़ क्या है, आपने किस में एक्सपोर्ट करनी है। अगर फ़र्ज़ करें आपने किसी और सीक्वेंस में एक्सपोर्ट करनी है तो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास एक्सपोर्ट करने के प्रीमियर प्रो में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और कोडेक्स हम इसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपको लो क्वालिटी में वीडियो चाहिए हो लेकिन उसका साइज़ बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है? तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको चाहिए भई हाई क्वालिटी हो लेकिन साइज़ थोड़ा-सा कम हो, उसका साइज़ ज़्यादा ना हो तो वो भी ऑप्शन है। जिस तरह अगर आप फ़िल्म्स डाउनलोड करते हैं तो 2-2 घंटे की फ़िल्म्स भी आपको बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी में 2 जीबी में, 3 जीबी में अच्छे तरीके से मिल जाती हैं। तो वो कोडेक के ज़रिए ही होता है कि वो आपको आप उसको एक्सपोर्ट किस तरह कर रहे हैं। तो मेनली जो एक्सपोर्ट का फ़ॉर्मेट है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी है, वो H.264 है या आप H.264 कह सकते हैं उसे, 2 पॉइंट नहीं है, H.264 है, तो हम इसमें एक्सपोर्ट करते हैं H.264 में। और इसमें अब आपने क्या करना है, अब देखें अगर मैं मैच सोर्स हाई बिट रेट करूँगा तो फाइल का साइज़ देखिएगा 813 एमबी हो गया। लेकिन अगर एक और चीज़ मैं कर दूँ कि एडाप्टिव हाई कर दूँ तो वह 15 एमबी हो गया, 1500। तो जब आपकी इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स है ना, अब अगर फ़र्ज़ कर लें, इधर मैं लिख देता हूँ, अगर आपकी वीडियो है जी एचडी, ठीक है? आपकी वीडियो है एचडी, तो उसके अंदर कहते हैं कि जो आपका बिट रेट, अब बिट रेट हम बिट रेट समझ लें, आपके जितने फ्रेम्स हैं ना उनको सेव करने के लिए कुछ एक बिट रेट यूज़ होता है वहाँ पर ना, तो वो आपको तकरीबन 20 रखना चाहिए। कुछ लोग ज़्यादा भी रखते हैं, 30 भी रख लेते हैं। तो वो मैं मैक्सिमम 15 से 20 के दरमियान रखता हूँ वो बिट रेट ना। उससे फ़ाइल का साइज़ भी इतना ज़्यादा नहीं होता और इतना एक्सपोर्ट में मसला भी नहीं होता। 4K है तो वो आपको कहते हैं कि 40 से 35-40 होना चाहिए, ठीक है? तो ये बिट रेट हो गया। तो अगर आप अपना बिट रेट जिस तरह मैंने ये बैकग्राउंड तिलावत के नाम से कुछ प्रीसेट्स इसके भी बनाए हुए थे। अब ये देखें मोबाइल डिवाइस ये 4K है, तो 4K से उसका साइज़ क्या हो गया, 2.5 जीबी हो गया। तो ये मतलब जो अच्छा होता है ना इस पे वो यही है कि आप जो है ना ये हाई बिट रेट यूज़ कर लें, ठीक है? और अभी हम थोड़ा-सा नीचे आएँगे इसके अंदर, मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ। हुँ, हुँ। ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है ये टारगेट बिट रेट, इस वक़्त 10 है ना, ठीक है? ओहो! कंट्रोल एम। अच्छा, ये हमने हाई बिट रेट किया हुआ था फ़िलहाल और यहाँ से हम आए थे ये 10। अच्छा, बिट रेट एन्कोडिंग में कुछ 2 चीज़ें ऑप्शन है हमारे पास, सीबीआर होता है, वीबीआर होता है और वीबीआर पास 1 होता है, वीबीआर पास 2 होता है। अब वीबीआर, सीबीआर और ये क्या चीज़ें हैं? सीबीआर क्या है जी? कांस्टेंट बिट रेट है, कि आपकी वीडियो का बिट रेट थ्रू आउट द वीडियो कांस्टेंट रहता है। बिट रेट ये है कि बिट रेट मसलन अगर आपके कलर चेंज हो रहा है कहीं पे तो वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होगी बिट्स में ना ऑब्वियसली। तो जो बिट रेट है अगर कांस्टेंट रखेंगे तो वो उस वीडियो का साइज़ ज़्यादा होता है।
अगर पास 1 करेंगे तो उसमें ये डिफरेंस होता है कि अगर फ़र्ज़ करें एक कलर है रेड या एक कलर है ब्लैक, वो आपकी वीडियो में 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड कम हो गया, 1 मिनट के लिए कांस्टेंट रहा है। तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन को बार-बार सेव नहीं करेगा, वो एक दफ़ा सेव करके उसको बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो ये बेसिकली वीडियो कंप्रेशन के अंदर आती हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हम लोग मैंने जिस तरह आपको वहाँ पे लिखा हुआ है 15 से 1200 एमबी हो गया और 20 एचडी के अंदर अगर आपने सेव करनी है तो 20 ठीक है। तो ये 1600 एमबी हो गया जिस तरह पहले रखा हुआ था। तो ये बस आप यहाँ से सिलेक्ट करें आपने कहाँ सेव करनी है और इसको एक्सपोर्ट कर दें। एक्सपोर्ट करने के लिए अगर आपके पास जीपीयू लगा हुआ है लैपटॉप में तो वो कम टाइम लेगा एक्सपोर्ट का अंदर, अगर नहीं लगा हुआ तो थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा ले लेगा लेकिन एक्सपोर्ट वो कर देगा। फिर इसके अंदर मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी है, रेंडर ये होता है कि जब आप कोई हैवी एनिमेशंस या ग्राफिक्स डालते हैं तो आपके पास रेड लाइन आ जाती है। मैं इधर दिखा देता हूँ शायद कहीं पे होगी, मेरा ख़्याल से इस वीडियो में थी। तो होम ये देखें ये काफ़ी ज़्यादा रेड लाइन्स है ना हमारे पास, तो इसका मतलब है यहाँ पर अभी रेंडरिंग होने वाली है। रेंडरिंग ये है कि आप प्रीमियर प्रो ने सारे फ्रेम्स अभी लोड नहीं किए, तो यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये एक्सपोर्ट के बारे में भी मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया, तो इसमें ज़्यादा नहीं फ़िलहाल जाते। तो क्या हो गया? हाँ, अब ये इन एंड आउट एक्सपोर्ट क्या चीज़ होती है? मसलन फ़र्ज़ करें आप कहते हैं भई यार मैंने पूरी वीडियो एक्सपोर्ट नहीं करनी, मैंने इस जगह से इस जगह तक एक्सपोर्ट करनी है, तो आप अपने कीबोर्ड के ऊपर आई दबाएँ और उसके बाद फिर आप ओ दबा दें। ये आई क्या है? इन और ओ क्या है? आउट। तो जब आप आई और ओ दबाएँगे तो वो एक एरिया आपका सेलेक्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद जब आप कंट्रोल एम करेंगे तो वो आपसे आपको सिर्फ़ वो वाला पार्ट एक्सपोर्ट करके देगा। ठीक है? जिस तरह ये वाला हो गया। यहाँ पे सिर्फ़ 168 एमबी हो गया, आप देखें पहले 1600 था। ठीक है? तो ये हो गया, अगर आपने इसको ख़त्म करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ओ से आई थिंक सो मैंने इसका शॉर्टकट रखा हुआ है। नहीं वो नहीं। या अगर आपने इसको ख़त्म करना है तो आप सिर्फ़ यहाँ पर आएँ और ये क्लियर इन एंड आउट कर दें। ठीक हो गया? अच्छा ये भी हो गया हमारे पास मार्कर्स एक्सपोर्ट सेटिंग मैंने आपको बता दी है और अभी हम मार्कर्स के ऊपर आ जाते हैं। तब टाइम थोड़ा ही है हमारे पास चलो। अब मार्कर्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमने ये देखें इस वीडियो में 3 मार्कर्स लगे हुए हैं। मार्कर्स बस सिंपल आप ये समझ लें कि कहीं पे आपने कुछ वीडियो में चेंज करनी है, ठीक है? तो आप वहाँ पर मार्कर लगा लें और ये देखें ये मार्कर लगा हुआ है। ये जो ऊपर नज़र आ रहा है आपको ये वाला, ये मार्कर है। आप मार्कर लगाएँगे वहाँ पर आप लिख सकते हैं भई यार ये मैं इन फ्यूचर मैंने ये चीज़ एडिट करनी है यहाँ पर और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आप कमेंट्स डाल सकते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है और ये तब काम आता है जब 1, 2, 3 लोग एक वीडियो के ऊपर काम कर रहे हों और वो अपने कमेंट्स उसके ऊपर डाल दें। मैंने कुछ पिछले साल रिसाइटेशंस की वीडियोज़ बनाई थी, कुरान मजीद की एडिट्स की थी ना, तो उसमें मार्कर्स जो थे वो मेन मेन पॉइंट था, अगर मार्कर्स नहीं होते तो वो एडिट्स बहुत मुश्किल थी। मैं आपको एक सिंपल सी उसकी दिखा देता हूँ, क्या कहते हैं, एग्ज़ाम्पल कि हाँ, मार्कर्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप उनको अच्छे तरीके से यूज़ करें तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। अ ये इसमें ट्रैक ऑफ टाइम में रखें कुछ क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ये ना। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ज़रा फ़िल्टर कर लेते हैं हम लोग। टाइम है अभी थोड़ा-सा चलो। ये एक्सेल में ऑब्वियसली एक्सेल में भी थोड़ा-सा काम होता था तो ह आप जब एडिट करने बैठते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब सॉफ्टवेयर्स थोड़े बहुत सीखने पड़ते हैं और ये टाइम के साथ-साथ ही होता है। अच्छा अब फ़र्ज़ कर लें मैं अभी ना फ़िलहाल इसको ख़राब नहीं करना चाहता तो मैं एक नई वीडियो एडिटिंग जो हम बना रहे थे उसमें आता हूँ। और जिस तरह मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि काफ़ी सारी एक्सटेंशंस होती हैं, तो हमारे पास एक एक्सटेंशन है जिसको हम कहते हैं मार्कर बॉक्स, ठीक? अब मार्कर बॉक्स में अगर आप वो सारे टाइम इंटरवल्स एंटर करें जिस पर आपने मार्कर्स लगाने हैं, तो वो क्या करेगा? ये मैंने सारे टाइम इंटरवल्स एंटर कर दिए और इम्पोर्ट फ्रॉम टेक्स्ट एरिया। तो आप देखेंगे कि ये सारे मार्कर्स जो हैं ये लग गए हैं, ठीक है? अगर आप देखें इसको मैं ज़रा ज़ूम आउट कर देता हूँ, तो ये ऊपर जितने भी मार्कर्स हैं ये आपको नज़र आ गए। तो मार्कर्स जो होते हैं वो आपकी एडिट्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आप अगर यूज़ करना चाहें तो उनको भी कर सकते हैं यूज़।
मैं ये देखें 110 मार्कर्स इस वक्त तकरीबन लगे हैं और विद इन नो टाइम लगे हैं। तो मार्कर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं अगर आप उनको यूज़ करते हैं तो। चलें जी, मार्कर्स भी हो गया, एक्सपोर्ट सेटिंग हो गई, फ़ोल्डर स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो आपको ऑर्गनाइज़्ड नहीं है अगर आपकी फ़ाइल्स, तो उनको एक्सेस करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा उसमें ज़ाया होगा। तो आपकी जो फ़ाइल्स हैं वो ऑर्गनाइज़ होनी चाहिए। मैं एक आप लोगों को सिंपल सी दिखा देता हूँ। जिस तरह अभी हमने मैं जो हूँ ऑडियो, ओह यार! ये असल में ये पेन उसमें नहीं चलता, वो उसकी चेंज कर देता है। अच्छा, पेंसिल। तो ऑडियो का अलग फ़ोल्डर है, मैं ऑडियो अलग रिकॉर्ड करता हूँ तो उस वजह से अलग फ़ोल्डर है। फिर कुछ क्लिप्स जो हैं उनका अलग फ़ोल्डर है, मैप्स का अलग फ़ोल्डर है, मैप्स की जो वीडियोज़ हैं उनका अलग फ़ोल्डर है, म्यूज़िक का अलग फ़ोल्डर है जो यूज़ करना है। फिर नेस्टिंग क्या चीज़ होती है वो भी मैं चलें आपको बता देता हूँ। म्यूज़िक फाइंड अभी हम देख लेंगे थोड़ी देर में, इसको आप छोड़ दें। नेस्टिंग, स्क्रीनशॉट्स का अलग फ़ोल्डर है, थंबनेल का अलग फ़ोल्डर है, विकिपीडिया का अलग फ़ोल्डर है, ठीक है? ये नेस्ट को आप समझ लें ये ए रोल है, ठीक है? बाकी सारे हमारे पास ये जो ऑडियो है ये किसकी है? ए रोल की ऑडियो है। होना तो ये चाहिए था कि ये इसके अंदर पड़ी हो, ठीक है? अच्छा, बाकी सारे बी-रोल हैं, क्लिप्स भी बी-रोल के अंदर आता है, मैप्स भी बी-रोल के अंदर आते हैं, म्यूज़िक भी बी-रोल के अंदर आता है। थंबनेल तो चलें छोड़ दें, और ये विकिपीडिया के जो थे लिंक्स थे, ये जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो बी-रोल में आता है, तो आप इसको बी-रोल में रखें, ठीक है? आपकी जितनी फाइल्स अच्छी ऑर्गनाइज़ होंगी, उतना आपको आसानी होगी एडिट करने में, तो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो ए रोल, बी रोल, म्यूज़िक और इमेजेस के नाम से आप बना लें तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अच्छा, ये हो गया हमारा, और फिर उसके बाद क्या चीज़ है? नेस्टिंग क्लिप्स, मैं आपको नेस्टिंग क्लिप्स बता देता हूँ। अब जब ना हम लोग साउंड डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जिस तरह आप ये देखें, ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ये छोटी-छोटी, 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 छोटी-छोटी क्या कहते हैं क्लिप्स हैं। अगर आप इसके ऊपर कोई क्लिप डालना चाहते हैं, वो लेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं ऑडियो की, कभी-कभार वीडियो की 9 तक लेयर्स चली जाती हैं। तो सिंपल हम क्या करते हैं, इन सबको सेलेक्ट करते हैं, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से हम नेस्ट कर देते हैं। नेस्ट, ये मैंने इसका शॉर्टकट एन रखा हुआ है, तो अब नेस्टेड सीक्वेंस 09, मैं इसको 09 नहीं रखना चाहता, मैं कहता हूँ जी ये है जी इंट्रो। तो आपका जो है वो इंट्रो हो गया। इसमें नेस्टिंग में आप सेटिंग कर सकते हैं कि आपकी ऑडियो जो है वो भी नेस्ट हो जाए। तो आप क्या कर रहे हैं, बल्कि मैं आपको दिखाई देता हूँ। अ, किधर था, ये था ना, अभी ये हमने इंट्रो बनाया था ना लास्ट में। तो जब आप क्या कहते हैं इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप देखें ये आपकी ऑडियो जो है वो भी नेस्ट है। अब नेस्ट के ओपन करेंगे तो आपके अंदर आपके पास वो सारे क्लिप्स आ जाएँगे जो आपने नेस्ट किए हैं, ठीक है? तो आपको जो ऑर्गेनाइज़ है आपकी एडिट है वो ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी, और फाइल्स की जो उनको एक्सेसिबल करना भी आसान हो जाएगा, इस तरह वो एडिट्स ख़राब भी नहीं होंगी, आपको दोबारा-दोबारा नहीं करनी पड़ेंगी। और अगर आपने ये सारी उठा कर कहीं और पेस्ट करनी है तो वो नेक्स्ट सीक्वेंस होगा तो वो बड़े आसानी से पेस्ट हो जाएँगी, ठीक है? तो ये नेक्स्ट हो गया हमारे पास। फिर प्रीमियर प्रो में मल्टी कैम का सीक्वेंस है, 8:34 हो गए हैं, चलो। मल्टी कैम ये है कि चलें, अगर आप कोई भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसके अंदर 2 कैमराज़ लगे हुए हैं तो आप उसको मल्टी कैम सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसी वीडियो यार वो चेंज कर दिया, चलो। नेक्स्ट करना पड़ेगा पहले आपको, फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टी कैम सीक्वेंस को इनेबल करना पड़ेगा। अब ये होगा कि पहली लेयर और दूसरी लेयर पे अगर कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये देखें, आप फ़र्ज़ कर लें ये है। पहली लेयर पे ये वाली इमेज है सिंबॉलिक वाली, और दूसरी लेयर पे ये है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम मल्टी कैम सीक्वेंस में आकर एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप मल्टी कैम को इनेबल करना पड़ेगा, और ये है मल्टी कैम। तो ये देखें, ये। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर कट लग जाएगा, ठीक है? तो मल्टी कैम एडिटिंग एक बाकायदा अलग फ़ील्ड है, बस मैंने आपको बता दिया होती है वो भी, तो आप उसको देख सकते हैं मल्टी कैम को। स्पीड रैंपिंग आप ये है कि स्पीड किसी क्लिप की चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? आप लेफ्ट क्लिक करें और स्पीड एंड ड्यूरेशन में आ जाएँ, यहाँ से आप स्पीड चेंज कर सकते हैं क्लिप की, रिवर्स स्पीड, मेंटेन पिच ऑडियो, सॉरी। तो पिच ऑडियो को आप
स्पीड अपने चेंज करनी है तो ये कर सकते हैं यहाँ से। इसका एक और टूल होता है जिसको हम आई थिंक सो रिपल टूल, पता नहीं कौन, रेट स्ट्रेच टूल कहते हैं, ठीक है, ये आप यूज़ करें। ये ये आप जब यूज़ करेंगे तो वो क्लिप उतना ही रहेगा, लेकिन उसकी जो क्या कहते हैं वो होगी ना, स्पीड होगी वो कम या ज़्यादा हो जाएगी। इस हिसाब से अगर आप ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर अभी लिखा आ रहा है 218 इशारिया कुछ ना, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो स्पीड है वो 218 टाइम्स 218 हो गई है। पहले अगर 100 थी तो वो अब 218 हो गई है। ठीक है, तो ये एक टूल है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये यूज़ होता भी है काफ़ी जगह पर। फिर स्पीड रैंपिंग में अब चलें उसमें फ़िलहाल चल स्पीड रैंपिंग को अभी फ़िलहाल यहाँ तक ही हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। म्यूज़िक फाइंडर, अब फ़र्ज़ कर लें आपने कोई सॉन्ग सुना, आपको अच्छा लगा, आप कहेंगे कि यार मैं ये अपनी एडिट्स में यूज़ करता हूँ, तो उसका उसका तरीकाकार ये होगा कि आप उसको ढूँढने लगेंगे, आपको मिलता नहीं है, आप कहेंगे पता नहीं कौन-सा सॉन्ग है ये वो ना। तो म्यूज़िक फाइंडर के नाम से काफ़ी ज़्यादा साइट्स हैं उसके ऊपर गूगल के ऊपर। तो आप उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपनी जो जो आपको अच्छा लगा है पार्ट किसी भी वीडियो का, उसको अपलोड करें आप वहाँ पर। कैसे अपलोड करना है? उसको प्रीमियर प्रो में लाएँ, उसको काटें, सिर्फ़ एक्सपोर्ट एज़ एन ऑडियो करें, फिर उसको अपलोड कर दें। तो अपलोड जैसे आप जब आप करेंगे, तो वो आपको कुछ रिज़ल्ट्स दे देगा, भई ये वाले हैं यहाँ पर ना, मैं ये म्यूज़िक फाइल था। तो ये मैंने एक मुझे कोई अच्छा लगा होगा तो मैंने उसको फाइंड किया। तो वो आपको रिज़ल्ट दे देगा ये इस सॉन्ग का है, तो वो आप वो वाला फिर डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये है। ठीक हो गया, ये म्यूज़िक फाइंडर भी हो गया हमारे पास। फिर ऑडियो डकिंग, ऑडियो डकिंग अब ऑडियो एडिटिंग के अंदर आती है थोड़ी-सी, और ऑडियो डकिंग के लिए फ़र्ज़ कर लें आपने एक सॉन्ग यूज़ किया, जिस तरह हमने ये यूज़ किया। इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई है वॉल्यूम ना, और ऊपर जो है हमारा डायलॉग चल रहा है। आप चाहते हैं कि जब मैं डायलॉग बोल रहा हूँ तब तो म्यूज़िक लो हो, और जब मैं क्या कहते हैं डायलॉग नहीं बोल रहा तो म्यूज़िक हाई हो जाए। उसका एक तरीकाकार ये है कि आप पेन टूल लें, पी से पेन टूल आ जाता है। आप बाकायदा मैनुअल की फ्रेम्स बनाएँ और इसको इस तरह करना शुरू कर दें कि ऑडियो जो है आपकी वो डायलॉग जब चल रहा है तो वो कम हो जाएगी, ठीक? और अगर डायलॉग ख़त्म हो गया तो वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? ये सारा आप काम मैनुअल कर सकते हैं। लेकिन प्रीमियर प्रो में एक अच्छा ऑप्शन ये भी है कि ऑडियो में आएँ आप, अभी मैं करूँगा नहीं क्योंकि उसमें टाइम लग जाना है, थोड़ी-सी प्रोसेसिंग भी होती है, लेकिन बड़ा आसान फ़ीचर है, बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है ऑडियो डकिंग के नाम से। ये मुझे काफ़ी देर से पता लगा था, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट फ़ीचर है, आप इसको यूज़ करना चाहें तो बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ऑडियो डकिंग में आप ये होता है, बस बता देते हैं कि आपका डायलॉग का कौन-सा पार्ट है और आपका क्या कहते हैं म्यूज़िक कौन-सा है। जिस तरह ये डायलॉग है ना, आप इसमें बताते हैं कि भई आपका डायलॉग क्या है? डायलॉग की कौन-सी ये ट्रैक कौन-सा है, ठीक है? फिर उसके ऊपर ऑब्वियसली जब आप उसको बताएँ डायलॉग का ट्रैक कौन-सा था, तो वो उसमें फिर आपको ऑडियो डकिंग का ऑप्शन देगा। आप इसको यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लीजिएगा, अभी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना ये काम अगर हम इसमें चले गए तो। अच्छा, लास्ट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि आप क्लाउड स्टोरेज के ऊपर आ जाएँ, क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करें, क्योंकि हाँ जी। अच्छा, लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि आप क्लाउड स्टोरेज यूज़ करना शुरू करें। क्लाउड स्टोरेज क्यों ज़रूरी है? क्लाउड स्टोरेज इस वज़ह से ज़रूरी है कि जब आप अगर अपनी वीडियोज़ बनाते हैं फ़र्ज़ करें, या इवन कि एडिट भी करते हैं, तो आपके काफ़ी ज़्यादा प्रीसेट्स होते हैं, आप काफ़ी मेहनत से एक चीज़ एडिट करते हैं, उसको सेव करना चाहते हैं आप। बंदे की ख़्वाहिश होती है यार मैंने इतनी मेहनत से एडिट की है, ये मेरे पास महफ़ूज़ रहे। आप फिर ना एक्सटर्नल ड्राइव ले लेते हैं, एक्सटर्नल ड्राइव में स्टोर करना शुरू करते हैं। एक तो चलें ठीक है आप एक्सटर्नल ड्राइव लें, उसके ऊपर खर्चा आता है ऑब्वियसली, और दूसरा ये कि एक्सटर्नल ड्राइव फ़ेल होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। आपकी एक्सटर्नल ड्राइव फ़ेल होगी तो आपका जितना भी डाटा है वो सारा क्या कहते हैं ज़ाया हो गया। ठीक है। अभी मैंने आपको एक फ़लस्तीन की वीडियो दिखा रहा था जो मैंने एडिट की हुई है, जिसकी मैं कलर ग्रेडिंग आपको दिखा रहा था फ़िलहाल। वो मेरी तीसरी वीडियो थी जो मैंने अपने चैनल पे पोस्ट की थी, तो वो अभी तक उसकी आप देख लें एडिट मेरे पास पड़ी हुई है। तो वो क्या है, मैंने कुछ अपनी एडिट्स जो हैं हार्ड ड्राइव में डालना शुरू की पहले। मुझे फिर समझ आ गई वो 1 टीबी की हार्ड ड्राइव थी कि भई ये तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 50-50 जीबी की तो आराम से आपके पास एडिट्स हो जाती हैं। तो फिर क्लाउड स्टोरेज ये है कि यूनिवर्सिटी वालों ने हमें वन ड्राइव दी हुई है, और वन ड्राइव के अंदर हमारे पास 4 टेराबाइट स्टोर करने का ऑप्शन है। वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने अब अपनी जो जितनी भी एडिट्स होती हैं, वो जो भी प्रीसेट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं,
प्रीसेट्स जब बंदा बनाता है, फिर डाउनलोड जो करता है प्रीमियर प्रो की फाइल्स, वो काफ़ी ज़्यादा जीबी होती है ना, तो उनको आप क्लाउड स्टोरेज में यूज़ करें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और उनको एक्सेस करना आसान हो जाएगा और आप स्टोरेज ख़त्म होने की टेंशन से बच जाएँगे। और ऑब्वियसली जब यूनिवर्सिटी ने दी है तो वो फ्री भी है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा उनसे पता भी किया है कि क्या ये हमसे वापस तो नहीं ले ली जाएगी जब हम हमारी ग्रेजुएशन हो जाएगी तो? कहते हैं अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि वो वापस आ जाए। तो लास्ट चीज़ ये है कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की चाहिए। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए अगर आप अपना कंटेंट बनाते हैं। फिर आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए कि आप चीज़ों को किस तरह कब लेकर चलेंगे। आपको ऑडियो एडिटिंग आनी चाहिए, आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, आपको एनिमेशन का पता होना चाहिए, फिर आपको सोशल मीडिया कैसे हैंडल करना है, उसकी एसईओ कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एक कंटेंट क्रिएटर अगर आप बनना चाह रहे हैं, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का पता होगा। एक्सपर्टीज़ तो चलें किसी एक चीज़ में होगी आपकी, आपको एडिटिंग अच्छी आती होगी या राइटिंग आपकी अच्छी होगी। लेकिन आपको इन सारी चीज़ों का कम से कम एज़ एन एडिटर पता होना चाहिए कि यार अच्छा थोड़ा बहुत राइटिंग का आपको नॉलेज हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज हो, तो एडिटिंग ऑडियो एडिटिंग कैसे होती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का थोड़ा बहुत पता हो। ऑब्वियसली जब आप करना शुरू करते हैं तो चंद साल आपको लगते हैं ये सारी स्किल्स में कुछ ना कुछ उनको पता करने के लिए। तो कुछ ना कुछ आप इनको ना देखना शुरू कर दें जैसे-जैसे आप एडिट करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो बस यही था फ़िलहाल। और हाँ, इसमें ये है कि प्रीमियर प्रो के बाद अब डाविंची रिज़ॉल्व बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो रहा है मार्केट में। तो डाविंची रिज़ॉल्व के अंदर कलर ग्रेडिंग के ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उनकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है। तो इन फ्यूचर शायद लोग डाविंची रिज़ॉल्व पे आ जाएँ, लेकिन अभी तक प्रीमियर प्रो चलता है। मोबाइल पे काइनमास्टर और ये वो ऐप्स होती हैं, प्रीमियर रश के नाम से, लेकिन मोबाइल पर एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि अगर आप एडिटिंग क्या कहते हैं लैपटॉप पे करते हैं, तो वही आप एडिट घंटे की 5-10 मिनट में कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये मैंने लास्ट में कुछ चैनल्स मेंशन किए हैं, जो